सभी सखियों सहेलियों को आकांक्षा सिंह और संगीता श्रीवास्तव का नमस्कार। जी आकांक्षा, देखिए हम हर बार अलग अलग सा विषय लेकर आते हैं अपनी सखियों के लिए। बिल्कुल। तो आज भी हमने कुछ अलग विषय लेने की कोशिश की है और उम्मीद करते हैं कि हमारी सखियां और हमारे श्रोता जो भी हैं वो हमें लिखेंगे इस बारे में ज़रूर। तो पहले विषय के बारे में बता दें आज के। तो संगीता जी, पहले तो मुझे ये बताइए कि आप जो इतना मुस्कुरा रही हैं, हाँ। तो भाई ये कौन सी वाली मुस्कुराहट है? खुशी वाली है या आप कुछ बताना चाहती हैं या कुछ छुपा रही हैं? मतलब अलग अलग तरह की हाँ, अलग अलग तरह की मुस्कुराहटें होती हैं भाई। हाँ, तो ये हमारे श्रोता भी बताएंगे ना। हाँ, तो इसी विषय पर हम कुछ चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे जी सखी विशेष सुचेता भिड़े चापेकर की बात करेंगे। और साथ ही साथ देखिए आजकल ठंड का मौसम है, तो वाहन चलाते समय भी आपको ज्यादा सतर्कता की जरूरत है। भाई वाहन चलाते समय सतर्कता की जरूरत तो हमेशा ही रहती है। मौसम कोई भी रहने दीजिए, जब आप बाहर निकले अपने आप या तो आप खुद चला रहे हो या सड़क पे चल रहे हो, आपको सावधानी पूरी तरह रखनी होगी। और साथ ही साथ आज कुछ बताएंगे व्यंजन के विषय में भी अपनी सखियों को। कुछ चटपटे और मीठे तीखे मजेदार व्यंजनों की चर्चा होगी। मतलब हम विधियां सीखेंगे और अपनी सखियों को भी बताएंगे और कुछ ऐसे गीत भी सुनेंगे। हाँ, तो गीत से शुरुआत की जाए। बिल्कुल। मैंने रखा है मोहब्बत अपने अफसाने का नाम। मैंने रखा है मोहब्बत, तुम भी कुछ अच्छा सा रख दो अपने दीवाने का नाम। तुम भी कुछ अच्छा सा रख दो अपने दीवाने का नाम। मैंने रखा है। किस कदर खूबसूरत है तेरे दीदार की दुनिया। मेरी नजरों की जन्नत है जुल्फ़ो रुखसार की दुनिया। किस कदर खूबसूरत है तेरे दीदार की दुनिया। तुम्हें पहचाना है, खुदा को समझा है, खुदा को जाना है। मैंने रखा है मोहब्बत अपने अफसाने का नाम। मैंने रखा है। तुम हाथ जो रख दो मेरी तस्कीन हो जाए। जान मन जिंदगी मेरी कुछ तो रंगीन हो जाए। दिल पे तुम हाथ जो रख दो मेरी तस्कीन हो जाए। नजर मिल जाने दो कयामत आती है, कयामत आने दो। मैंने रखा है मोहब्बत अपने अफसाने का नाम। मैंने रखा है मोहब्बत, तुम भी कुछ अच्छा सा रख दो अपने दीवाने का नाम। तुम भी कुछ अच्छा सा रख दो अपने दीवाने का नाम। मैंने रखा है। जी हाँ
हाँ, गीत और संगीत की दुनिया देखिए कितनी खूबसूरत है और इनमें भी नाम होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आज हम एक ऐसे ही नाम की चर्चा करने वाले हैं जो नृत्य कलाओं में अग्रणी नाम है जिनका। वैसे संगीता जी, भारत की जो समृद्ध कलाएं हैं ना, उनमें से नृत्य कला जो है वो उसमें भी जो भरतनाट्यम जो उसकी विधा है नृत्य की, वो उसको सबसे प्राचीन माना जाता है। और भारत की इस संपन्न कला को समय समय पर इस नृत्य में सिद्धहस्त कलाकारों ने स्थापित भी किया है। भरतनाट्यम नृत्य अभिनय कला में दक्ष सुचेता भिड़े चापेकर, आज हम उन्हीं की बात करने वाले हैं, जिनका जन्म हुआ था 6 दिसंबर 1948 के दिन मुंबई में। जी, महाराष्ट्र में। जी। और नृत्य कला में उनकी रुचि थी और इसलिए परिवार ने भी मतलब उन्हें पूरा प्रोत्साहन दिया, कह सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ों का प्रबंध करना पड़ता है इसमें आकांक्षा, तो उन्होंने जो भी कोशिश करनी थी इसमें किया। सुचिता एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना के साथ साथ अच्छी कोरियोग्राफर भी हैं, कलावर्धिनी की संस्थापक भी हैं, जो शास्त्रीय नृत्य में बच्चों को शिक्षित करने से लेकर इस विशेष नृत्य विधा को आगे बढ़ाने में भी कार्यरत है। आपको भारत सरकार द्वारा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। वैसे सुचिता जी का जो आकर्षण भरतनाट्यम नृत्य के प्रति था वो बचपन से ही था। साल 1963 में उन्होंने अरंगेत्रम किया, यानी लगभग 15 वर्ष की आयु में अरंगेत्रम किया और इसके बाद देश विदेश में कई जगह भरतनाट्यम नृत्य की प्रस्तुति उन्होंने की। कई स्थानीय समारोह में भी उन्होंने हिस्सा लिया, जिसमें मद्रास संगीत अकादमी समारोह भी शामिल है। हिंदी और मराठी दोनों के समावेश को उन्होंने बनाए रखा। जी, और इस प्रकार गीतों में भी भरतनाट्यम नृत्य की सुंदर प्रस्तुति की। लंदन, पेरिस, रॉटरडैम और अन्य क्षेत्रों का भी दौरा किया और भारत की इस कला का विश्व के कई देशों में प्रचार प्रसार भी किया। आपने मतलब इन्होंने नृत्य के द्वारा, और इन्हें महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। उन्होंने न सिर्फ भरतनाट्यम बल्कि कर्नाटक संगीत की प्राचीन रचनाओं पर भी काम किया है। अपनी शादी के बाद वे पूना आ गईं और 80 के दशक में उन्होंने महाराष्ट्र के साथ साथ उत्तर भारत में भी कई कार्यक्रम किए। भरतनाट्यम की मूल सुंदरता को बनाए रखने के लिए उन्होंने हिंदुस्तानी संगीत में हिंदी मराठी रचनाओं का प्रदर्शन किया, जो सभी के द्वारा खूब सराहा गया। मराठी, हिंदी और संस्कृत रचनाओं को भी इसमें जोड़ा। और नृत्यांगना शैली के माध्यम से शास्त्रीय नृत्य में बहुमूल्य योगदान, नृत्य की शुद्धता, लालित्य और सात्विक अभिनय और मराठी और हिंदी और अंग्रेजी में संवाद करने की क्षमता उनकी प्रस्तुति की विशेषताएं हैं। वो एक प्रभावशाली चिंतक और उम्दा लेखिका भी हैं। उन्हें सवाई गंधर्व संगीत समारोह में 3 बार नृत्य करने का सम्मान भी प्राप्त हुआ है। और वो एक आधिकारिक कलाकार, शोधकर्ता और टिप्पणीकार के रूप में भी ख्याति प्राप्त हैं। तो देखिए, लेखिका भी हैं और इतनी सारी चीजें उन्होंने सीखी हैं। तो एक गीत सुन लेते हैं आकांक्षा। की मोहब्बत में सब कुछ भुला के कोई चीज पाई है, दिल को गंवा के। किसी की मोहब्बत में सब कुछ भुला के कोई चीज पाई है, दिल को गंवा के। किसी की मोहब्बत में सब कुछ भुला के बड़ी चोट खाई है, दुनिया लुटा के। किसी की मोहब्बत में बहारों के दिन अब होंगे नजारों की रातें, बहारों के दिन अब होंगे नजारों की रातें। कभी हम कहेंगे उनसे कुछ दिल की बातें, कभी मिलके गाएंगे तराने वफा के। किसी
किसी की मोहब्बत में सब कुछ भुला के कोई चीज पाई है, दिल को गंवा के किसी की मोहब्बत में। किसी की मोहब्बत में सब कुछ भुला के बड़ी चोट खाई है दुनिया लुटा के। किसी की मोहब्बत में सब कुछ भुला के कोई चीज पाई है, दिल को गंवा के। मुस्कुराहट देखिए कितनी जरूरी है। मैं पूछना चाह रही थी आपसे कि संगीता जी, शुरू में भी मैंने पूछा था और अब भी पूछ रही हूँ कि गाना जब बज रहा था तब भी आप मंद मंद मुस्कुरान दे रही थी मुझे, क्या बात है? कोई बात नहीं है, बस ये मैं देख रही थी कि हमारे श्रोताओं ने, हमारे सिखियों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं, तो इनकी कहीं ना कहीं ये मुस्कुराहट को याद कर रही हैं। तो भाई इनकी बातें पढ़कर मुझे भी थोड़ी थोड़ी मेरे भी चेहरे पे मुस्कुराहट आ रही है। लिखती हैं कि मुस्कुराहट चेहरे पर हमेशा खुशी वाली हो, न कि व्यंग्यात्मक वाली हो। हर छोटी सी मुस्कुराहट किसी के दिल को छू सकती है। कोई भी व्यक्ति खुश होकर पैदा नहीं होता, लेकिन खुशी पैदा करने की क्षमता अवश्य रखता है। जैसे एक बच्चे की हल्की सी मुस्कुराहट, माँ की पत्नी की मुस्कान पति के सारे दिन की थकान को दूर कर देती है। अतः चेहरे पर सदैव मुस्कान रखें, इसके फायदे ही फायदे हैं। इससे बिगड़ते काम बन जाते हैं। खुशी वाली मुस्कान सभी को आकर्षित करती है। भाई चेहरे पर जब हल्की मुस्कान रहती है तो वो चेहरा हमेशा ही आकर्षित लगता है। और हमारी एक श्रोता का कहना ये भी है कि जब आप खुश होते हैं तब आपको मुस्कुराने की ज़रूरत नहीं होती, अपने आप ही आपके चेहरे पर मुस्कुराहट खुद ब खुद आ जाती है। और ये जो खुशी वाली मुस्कुराहट है, ये अपने आप में आपको आत्मविश्वास से भर देती है। तो भाई सभी से यही कहेंगे कि मुस्कुराते रहिए। हम बस यूं गए और यूं आए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। छोटा सा ब्रेक था, देखिए हम फिर वापस आ गए। हाँ, मुस्कुराते हुए। हाँ बिल्कुल मुस्कुराते हुए। अक्सर जब देखिए दर्द होता है, कभी गुस्से में हम होते हैं, कभी गम, तो कभी खीज होती है, तो कभी बेचैनी होती है। सारी चीज़ों को देखिए काबू करना पड़ता है आकांक्षा। हाँ, और ये भी देखना पड़ता है कि थोड़ा सा मुस्कुराया भी जाए, क्योंकि ये जरूरत भी बन जाती है। बिल्कुल। तो इसे पढ़ना भी जरूरी है कि भाई किस तरह की मुस्कुराहट हो सकती है। लेकिन संगीता जी, अपने मन की जो भावनाएं हैं उनको दबाते हुए चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान रखना, और ऐसे में उस मुस्कान को अगर सामने वाला पढ़ना भी चाहे तो बड़ी मुश्किल होती है कि भाई ये जो व्यक्ति है ये किस लिए मुस्कुरा रहा है। जी, तो
मुस्कुराहट में खुशी कितनी शामिल है, फिर ये भी है कि मुस्कुराहट कहीं बेवजह तो नहीं, तो बहुत सारी बातें होती हैं। अक्सर हम मुस्कुराहट के पीछे वजह जानने की कोशिश नहीं करते आकांक्षा, तो शायद हम आज वजह भी जानेंगे। भाई संगीता जी, जो हम मुस्कुराते हैं ना, उसके भी कई प्रकार होते हैं। मतलब उसके पीछे भी जो वजह जो भी हो, लेकिन वो जो चेहरे पर मुस्कुराहट होती है ना, वो कौन सी है? जैसे डैम्पेंड स्माइल है, यानी कि भीगी सी मुस्कुराहट है, होठों के दो किनारों को खींचकर होठों को नीचे करना, मतलब एक हल्की सी मुस्कान लाना। तो ये इसको कह सकते हैं कि भाई भीगी भीगी सी मुस्कुराहट है ना। और एक तो होती है फोर्स्ड स्माइल, यानी कि जिसे हम कह सकते हैं कि एक बनावटी, यानी कि नकली हंसी, तो बड़ी ही ये असहज हो जाती है। एक दूसरी होती है जिसे हम क्वालिफायर स्माइल कह सकते हैं, यानी कि योग्यता मुस्कान। अब इसमें होता यह है कि थोड़ा सा सर हिलाकर, थोड़ा सा झिझक कर, थोड़ी सी सकुचाई मुस्कुराहट लेकर नकारात्मकता को व्यक्त करने की कोशिश करना और किसी अन्य व्यक्ति से बातचीत करना, और साथ ही साथ इस तरह की मुस्कुराहट को अपने चेहरे पर लिए रहना, तो ये एक योग्यता मुस्कान कही जा सकती है। बिल्कुल। और जब मुस्कान की बात हो रही है तो हमारी एक श्रोता सखी लिख रही हैं कि पूरे विश्व में हमने सभी ने सुना भी है और कहीं ना कहीं देखा भी है कि प्रसिद्ध मोनालिसा की जो मुस्कान है, मोनालिसा क्यों मुस्कुरा रही हैं ये तो पता नहीं, पर आप उस पेंटिंग को देखकर, यानी कि उस पेंटिंग की फोटो को देखकर जरूर मुस्कुरा देंगे। ये तो पेंटिंग की बात है, आप किसी भी सुंदर मुस्कुराते चेहरे को देखेंगे तो खुद ब खुद आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। अगर आप चेहरे पे ही नहीं आती बल्कि दिल में भी उतर जाती है। और अगर आपका मन खुश है, आपका मन माफिक कोई, मतलब आपके हिसाब से कोई बात हो गई है, तो खुशी में चेहरे की मुस्कान जो है वो फैल जाती है। यानी कि हम इसे कह सकते हैं हंसमुख मुस्कान। हाँ, कोई बात आप लाख छुपाएं, बिल्कुल पारखी नजर ताड़ जाते हैं कि क्या बात है भाई, पूरे चेहरे पर मुस्कुराहट के लिए कुछ बात है क्या, कोई खुशखबरी है। और सबसे जो प्यारी सी मुस्कान होती है बच्चों की वजह से, आपको पहचाने या ना पहचाने, लेकिन जब आपको देखते हैं तो एक मुस्कान जरूर देते हैं। जी, इसका मतलब है कि आपसे वो कहीं ना कहीं प्रभावित जरूर हो जाते हैं। और इस तरह से एक अलग सी मुस्कुराहट होती है जो थोड़ी सी अगर शर्मिंदगी को छुपाने के लिए होती है, कि इस तरह की मुस्कुराहट अक्सर जो है वो दोनों हाथों से हम चेहरे को अचानक पकड़ने की कोशिश करते हैं, सर हिलाते हैं, झुकाते हैं, कभी अपनी आंखों को दाहिनी ओर शिफ्ट करते हैं, देखते हैं, तो कभी बाईं और देखते हैं। तो ये मुस्कुराहट जो रहती है वो कही जाती है कि एम्बैरेस्ड स्माइल है, यानी कि किसी बात से जो है वो हम किसी बात को छुपाना चाहते हैं या किसी बात को सामने नहीं लाना चाहते, शर्मिंदा अपने आप को महसूस करते हैं। हाँ, और कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि लोग खासकर अपने होठों को भींच कर टाइट करते हैं और मुस्कुराने की कोशिश करते हैं, हालांकि जो बड़ा विचित्र दिखता है और होता भी है। तो एक तरह से अवमानना मुस्कान या तिरस्कारपूर्ण मुस्कान इसे कहा जा सकता है। जी, और जब खासकर हम पहली दफ़ा अपने दफ्तर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं, तो इस मुस्कान को अगर हम शब्दों के हिसाब से ढालें तो इसे विनम्र मुस्कान कह सकते हैं, यानी कि पोलाइट स्माइल। सिर्फ दफ्तर ही नहीं संगीता जी, हम जब किसी भी अपने से मिलते हैं, अपने खास से मिलते हैं, बहुत दिनों बाद मिलते हैं, तो ये जो विनम्र मुस्कान है ना, वो खुद ब खुद आ जाती है चेहरे पर। जी, और ये भी नहीं समझ में आता भाई कभी कभी क्या होता है कि किसी के साथ क्या परेशानी है, क्या बात है, खुश है व्यक्ति कि कितना उदास है, इस तरह की परिस्थिति को भी छुपाने के लिए कई बार एक अलग सी मुस्कान चेहरे पर आती है जिसे हम उदास मुस्कान कह सकते हैं, यानी कि विशफुल स्माइल। और मुस्कान के बारे में और कुछ चर्चा करेंगे। संगीता जी, गीत सुन लें क्या? हाँ, अब ये देखना है कि गीत मुस्कुरा रहा है कि नहीं, ये तो आपको बताना है। दिल
जी, और प्यार मोहब्बत देखिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, और इससे भी जो होती है मुस्कुराहट अपने चेहरे पे बिल्कुल अलग सी आती है। तो अक्सर देखिए हम ऐसा नहीं है कि इंसान इंसान से ही मोहब्बत करते हैं, बल्कि प्रकृति भी बहुत कुछ हमें सिखाती है। सही बात। और ऐसा होता है जब हम प्रकृति के करीब जाते हैं, बहुत सारी फोटो खींचने का शौक रखते हैं, पर यहाँ ये भी बता दें कि भाई किसी खतरनाक जगह पे आप, जो स्टीप जगह होती है वहां पर फोटो न खिंचाएं। तो अगर ऐसी जगह है, ऐसी खूबसूरत वादियां हैं, तो अपने आप से एक मुस्कुराहट चेहरे पर आ जाती है। और सिर्फ चेहरे पर ही नहीं आती, बल्कि वो मुस्कुराहट दिल से आती है। हाँ, और इसे हम कौन सी मुस्कुराहट कहते हैं? चुलबुली मुस्कुराहट। जी, इसे जो है फ्लर्टियस स्माइल भी कह सकते हैं, चुलबुली मुस्कान भी कह सकते हैं, और एक पैन एम स्माइल होती है, इसे तो फिर हम पैन एम स्माइल ही कहेंगे। देखिए कई जगह ऐसा होता है कि जहाँ कस्टमर सर्विस होती है, जहाँ हम किसी भी क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र की बात करते हैं जहाँ फ्लाइट्स पे अटेंडेंट्स होती हैं या जो एयर हॉस्टेस होती हैं, उनके चेहरे पर अक्सर देखा जाता है ऐसी मुस्कुराहट। और ये बहुत ज़रूरी भी है जो वो अपने पैसेंजर्स के लिए रखती हैं। वो इसलिए ज़रूरी है कि देखिए कोई भी व्यक्ति आ रहा है, जब उसे फ्लाइट पकड़नी है तो कोई किस तरह के माहौल से चला आ रहा है, भाई उसे जल्दी जल्दी से कहीं जाना है, कहीं पहुंचना है। तो उस वक्त जब वो चेहरे पे उनके मुस्कुराहट देखते हैं ऐसा, तो ऐसा लगता है कि भाई बिल्कुल सब कुछ हम भूल गए हैं थोड़ी देर के लिए, भले कितनी भी जल्दी में हम कहीं जा रहे हो, हमारे पास समय हो चाहे ना हो, लेकिन उनकी जो एक मुस्कुराहट है वो हमें अपनी तरफ खींचती जरूर है। बिल्कुल, यात्रा के दौरान जो एक बोझिल वातावरण होता है ना, ये एक मुस्कुराहट उस बोझिल वातावरण को कम कर देती है। और अच्छा संगीता जी, हमारी एक सखी लिखती है कि एक होती है सलज्ज मुस्कान, यानी कि थोड़ी सी शर्म हो आंखों में भी और चेहरे पर भी, और उसी में मुस्कुराहट भी आ जाए चेहरे पर, तो ये होती है सलज्ज मुस्कान। जी बिल्कुल। और ओपन माउथ स्माइल, यानी मुंह खोलकर हंसना। हाँ, ये ठहाका लगाना। मुंह खोलकर हंसना यानी दिल खोलकर हंसना। जी, तो इससे तो कहते हैं कि भाई सेहत भी बहुत अच्छी होती है। तो एक जो इस तरह की मुस्कुराहट है जरूर चेहरे पर होनी चाहिए। और ऐसा भी देखा जाता है कि कई बार देखिए ये एक थेरेपी की तरह भी काम करती है। बिल्कुल, कि अगर हम मुस्कुराएं, हम थोड़ा सा हंसें और दिल को कहते हैं कि बोझिलपने से बिल्कुल खाली कर दें, तो बड़ा अच्छा रहेगा सेहत के लिए भी। और ऐसी मुस्कुराहट जो होती है वो जो अपने संबंध होते हैं उनमें प्रगाढ़ता को दर्शाती है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोग होते हैं वो इससे प्रभावित होते हैं। तो इस तरह की मुस्कान, जैसा कि आपने बताया ओपन माउथ स्माइल, तो ये बहुत जरूरी है। और एक होती है संपूर्ण मुस्कान, यानी जो दिल से निकलती है और हम दिल से हंसते हैं जी, किसी को दिखाने के लिए नहीं। और ऐसी ही मुस्कुराहट के बारे में हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि जो मुस्कुराहट सहज आ जाए वो ही सबको खुश करती है। जरा सी भी कोई भावना मन में रख के अगर मुस्कुराए तो वो किसी का अपमान कर सकती है। मुस्कुराना कोई क्रिया नहीं है, ये अपने आप स्वाभाविक है, मतलब स्वाभाविक रूप से चेहरे पर आ ही जाती है। कभी कभी ऐसा भी होता है ना संगीता जी, हम कुछ सोच रहे होते हैं, किन्हीं यादों में डूबे होते हैं, और उन यादों को याद करते करते एक बार फिर उन यादों के गलियारे में घूमते घूमते हम मुस्कुरा रहे होते हैं। पता नहीं किस बात पर हमारा जो दिल है उन यादों को फिर से एक बार जीते हुए मुस्कुरा रहा होता है। हाँ, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि चीज़ों को देखकर भी हम किसी ख्याल में खो जाते हैं, और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि भाई कुछ देखा भी नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन बस ख्याल में डूबे हुए हैं, और बड़ी अच्छी सी जो ख्यालों की मुस्कुराहट होती है वो चेहरे पर आती है। तो देखिए कि जो समय गुजरा होता है वो समय भी कुछ ऐसा होता है कि उनमें बड़ी अच्छी अच्छी बातें होती हैं जो हमें हमेशा प्रसन्न रखती हैं। बिल्कुल, तो ये भी एक अच्छी बात है कि भाई अच्छी चीजों को आप जरूर याद रखिए। हाँ, और सोचिए ना, जब कभी हम बोझिल होते हैं या मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, ऐसे में अगर कोई छोटा बच्चा है सामने, वो भले ही अपने खेल में मगन है, लेकिन उसका खेल देखकर, वो जिस तरह खेल खेल रहा है वो देखकर भी हम कभी कभी अपने आप ही मुस्कुराने लगते हैं, बच्चों का बचपना देखकर। हाँ जी, और इसी तरह से एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि खुशी वाली मुस्कुराहट के मुद्दे पर मैं ये कहूँगा कि मन में अगर प्यार और समर्पण की भावना है, दूसरे की मदद करके जो खुशी का अनुभव मिलता है, या कभी कभी कुछ पुरानी यादें जब दिमाग में
में घूमती हैं तो चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। उस समय ये महसूस होता है कि जो मेरे दिमाग में चल रहा है ये अभी ही हुआ है। जहाँ ये इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात लिखी है कि देखिए जब हमारे अंदर समर्पण की भावना होती है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम अपने ही काम के लिए या अपने आप से जो हमारा है कृत्य है उस पर ही हम खुश होते हैं, बल्कि ऐसा भी है कि जब आप अपने मन की खुशी के लिए किसी की मदद के लिए सामने आते हैं तो उनकी खुशी को देख करके अपने चेहरे पर भी एक मुस्कान आ जाती है। तो देखिए कितनी अलग अलग तरह की जो है मुस्कान होती है। बिल्कुल, तो ये जो मुस्कुराते चेहरे होते हैं वो हमारा दिन बना देते हैं। तो जब सुबह उठे तो भले आपके पास कोई हो चाहे ना हो, एक मुस्कुराहट चेहरे पर जरूर लाइए और अपने दिन की शुरुआत करिए। हाँ, और फिर आप देखिएगा कि दिन भर ही मुस्कुराएंगे और दिन भर ही बहुत अच्छा बीतेगा, महसूस करेंगे। और फिलहाल समय है एक छोटे से अंतराल का। जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हाँ, बिल्कुल बने रहेंगे हमारे श्रोता। और जो भी अभी हमारे विषय भी बचे हुए हैं आकांक्षा, उस विषय पर भी और भी उनकी टिप्पणियां आनी है और भी उन्हें लिखना है। तो बस छोटा सा ब्रेक लेते हैं और तुरंत हाजिर होते हैं कार्यक्रम में। विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली, और मुस्कुराने की बातें हो रही है संगीता जी। तो जल्दी से अपने श्रोताओं को, सखियों को एक गीत सुना देते हैं। बिल्कुल। मुझे कितना प्यार है तुमसे, अपने ही दिल से पूछो तुम। जिसे दिल दिया है वो तुम हो, मेरी जिंदगी तुम्हारी है। मुझे कितना प्यार है तुमसे, अपने ही दिल से पूछो तुम। जिसे दिल दिया है वो तुम हो, मेरी जिंदगी तुम्हारी है। चाहत ने तेरी मुझको कुछ इस तरह से घेरा, दिन को है तेरे चर्चे, रातों को ख्वाब तेरा। तुम हो जहाँ वहीं पर, रहता है दिल भी मेरा। बस एक ख्याल तेरा, क्या शाम क्या सवेरा। मुझे कितना प्यार है तुमसे, अपने ही दिल से पूछो तुम। जिसे दिल दिया है वो तुम हो, मेरी जिंदगी तुम्हारी है। ये दुनिया कैसे बदली, कुछ भी समझ ना
छोड़ो, दिल को चुरा के मेरे आंखें चुराना छोड़ो। मुझको बना के अपना, बातें बनाना छोड़ो, मैं कब न थी तुम्हारी, लेकिन सताना छोड़ो। मुझे कितना प्यार है तुमसे, अपने ही दिल से पूछो तुम, जिसे दिल दिया है वो तुम हो, मेरी जिंदगी तुम्हारी है। मुझे कितना प्यार है तुमसे, अपने ही दिल से पूछो तुम, जिसे दिल दिया है वो तुम हो, मेरी जिंदगी तुम्हारी है। संगीता जी, भाई ये आपकी जो जिंदगी है, मतलब हम सभी की, ये सिर्फ हमारी नहीं है, हमारे परिवार वालों की भी है, मतलब एक जिम्मेदारी है हमारे कंधों पर। तो सबसे जरूरी बात है कि जब भी हम सड़क पर चलें, भले वाहन में चलें या पैदल चलें, तो कुछ जो सड़क पे जो नियम हैं उनको पूरे हम पालन करें। जैसे किसी भी वाहन को चलाने से पहले उसके ब्रेक और जो अन्य चीज़ें होती हैं, जो तकनीकी चीज़ें होती हैं, उन पर ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। यानी कि वाहन बीच बीच में हमें चेक कराते रहना चाहिए। मतलब यहाँ पे हम खासकर इस विषय पर बात कर रहे हैं कि वाहन चलाते समय जो हमें सावधानियां बरतनी है। जी, और हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि सड़क पर जब हम चलते हैं आकांक्षा, तो हम अकेले नहीं चलते हैं, बल्कि लोगों की जिंदगियों को भी अपने हाथ में लेकर चलते हैं। तो जब सड़क पर आप चलें तो बिल्कुल ये भी देखें कि भाई वहाँ बच्चे भी हैं, वयस्क भी हैं, बुजुर्ग भी होते हैं, तो स्पीड को बहुत नियंत्रित करके चलना चाहिए। और साथ ही साथ अपनी भी जो सुरक्षा है उसका ध्यान रखते हुए बिल्कुल हेलमेट आप जरूर पहनें। बिल्कुल, अगर आप 2 पहिया वाहन पे हैं तो आप भी, चालक को भी हेलमेट पहनना चाहिए। साथ ही साथ जो पीछे वाली सवारी है, जो पिलियन सवार होता है, उसे भी हेलमेट पहनना बेहद जरूरी है। और ट्रैफिक के नियमों का पूरा पालन करें, हमेशा सिग्नल का ध्यान रखें, और कभी भी ये कोशिश ना करें कि अगर रेड लाइट भले होने वाली है या कुछ सेकंड बाकी हैं तो आप फर करके निकल जाएंगे। हाँ, जैसे रेस सी लग जाती है ना, तो वो नहीं होना चाहिए। सीट बेल्ट और मास्क ये सब तो ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ये जब आप बाइक भी चलाते हैं तो भी आप मास्क का बिल्कुल ध्यान रखें। और बच्चे जो होते हैं घर में, उन्हें भी ट्रैफिक के जो नियम होते हैं उनको अगर हम शुरू से ही बताएंगे तो बड़ा अच्छा होगा, क्योंकि उन्हें भी बाहर घर से निकलना पड़ता है। और एक दूसरे से जब हम आगे निकलने की कोशिश करते हैं आकांक्षा, तो जब हम वाहन चलाते हैं तो ये बड़ी मुश्किल हो सकती है इससे। तो और बिल्कुल भी एक किसी तरह की जो प्रतियोगिता समझते हैं हम, ये ना समझा जाए, और वाहन को एक नियंत्रण के हिसाब से चलाया जाए। बिल्कुल। और संगीता जी, जो अगर कोई भी वाहन है, जैसे भले 2 पहिया वाहन हो या 4 पहिया वाहन हो, उसकी एक कैपेसिटी होती है। मतलब उस वाहन पर अतिरिक्त लोगों को ना बैठाएं। खासकर जो 2 पहिया वाहन होते हैं, मोटरसाइकिल हो गई या स्कूटर हो गया, अगर 2 लोगों के बैठने की जगह है तो वो सिर्फ 2 लोगों को ही बिठाकर उस पे आप सड़क पे चलें। और इसी तरह 4 पहिया वाहनों में ये मतलब लाद न लें गाड़ी में। बिल्कुल, फिर वही बात आ जाती है ना कि हम ट्रैफिक नियमों का कितना पालन करते हैं। और साथ ही साथ पैदल चलते समय जो जिब्रा क्रॉसिंग है उसका आप उपयोग करें, ध्यान दें उस पर। और किसी भी तरह के, मतलब अगर आप समझ रहे हैं कि किसी तरह का कुछ ऐसा है, आपका मन ऐसा है कि भाई गाड़ी चलाने की हालत में नहीं है, तो आप जबरदस्ती बिल्कुल गाड़ी को न चलाएं। बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि अगर आप किसी भी तरह में से अगर नशे की हालत में है तो आपको गाड़ी बिल्कुल नहीं चलानी है। इस बात का आप पूरी तरह ख्याल रखें। और ट्रैफिक सिग्नल को, अगर मतलब ट्रैफिक सिग्नल खुलने में अगर समय है तो हो सके नहीं, पूरी तरह आपको गाड़ी बंद करके रखनी है। और इससे होगा क्या कि ईंधन की बर्बादी जो होगी वो तो कम होगा ही, साथ ही साथ यातायात के जो जंक्शन होते हैं वहाँ पे वायु प्रदूषण है उसमें भी कमी आएगी। क्योंकि जब इंजन बंद होगा तो कई टन कार्बन जो उत्सर्जित होता है उसमें कमी आएगी। जी बिल्कुल। और पास लेते समय भी इस बात का ख्याल रखें कि देख लें कि आपके सामने से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है। और रात की ड्राइविंग जो होती है वो बड़ी ही ऐसी होती है, सेंसिटिव होती है। तो आप जो लैंप्स गाड़ी के होते हैं, जैसे कि हेड लैंप है
या जो फॉग लैंप है, अगर कोहरा है तो वो वाला लैंप, और ये सब आप अच्छी तरह से उसकी सफाई कर लें जिससे कि लाइट जो है वो ठीक तरह से आगे पड़े और आपको दिखाई भी पड़े। साथ ही साथ कार के शीशे हैं, रियर व्यू है और विंडशील्ड है, इन्हें हमेशा साफ रखें जिससे सामने से आ रहे वाहनों की जो लाइट है उससे आपको परेशानी भी ना हो और आपके वाहन का जो शीशा है वो भी साफ रहे ताकि आपको सामने की जो चीजें हैं वो साफ साफ दिखाई दें। जी, और रियर मिरर को इस तरह से एडजस्ट करें क्योंकि पीछे से जो गाड़ी आती है वो उसकी लाइट आपके चेहरे पर नहीं आनी चाहिए, तो बिल्कुल ठीक तरह से वो आपको दिखाई दे, चमक न पड़े आपकी आंख में। और रात की ड्राइविंग में स्पीड का खास ख्याल रखिए कि बहुत तेज रफ्तार में गाड़ी न चलाएं और हाई बीम पर ना हो, यानी कि गाड़ी की जो हाई बीम होती है वो लाइट ना हो और आपकी गाड़ी की लाइट सामने से, क्योंकि अगर हाई बीम रहेगी तो सामने से आ रहे जो गाड़ी होती है उसके चालक की आंखों पर सीधा असर डालती है, तो इससे दुर्घटना के चांसेस ज्यादा होते हैं। और सबसे ज़रूरी बात ये भी है इन दिनों संगीता जी, अक्सर देखा गया है कि गाड़ी चलाते समय भले अगर आप मोटरसाइकिल चला रहे हों या चार पहिया वाहन चला रहे हों, अक्सर ड्राइवर जो होते हैं, जो चालक होते हैं, अगर मोबाइल पे रिंग बज गई तो भाई उठा लिया, देखें किसका फोन है। तो अगर आपको बात करना इतना ही जरूरी है, और इसमें ये भी एक बात हो जाती है कि घर वाले भी बोलते हैं भाई फोन क्यों नहीं उठाया, फोन क्यों नहीं उठाया, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, हम यही कह रहे थे कि अगर फोन आपको लेना इतना ही जरूरी है तो गाड़ी को एक किनारे, सड़क के किनारे लगाइए और फिर अपना फोन कॉल अटेंड करिए। और नहीं कर सकते, आप गाड़ी साइड में नहीं लगा सकते तो फिलहाल रिंग बजने दीजिए, आपको जहाँ मौका मिले वहाँ गाड़ी रोककर आप फ़ोन कॉल अटेंड करिए। ये ना हो कि गाड़ी चलाते समय ही आप मोबाइल पर बात कर रहे हैं जिससे आपका आधा ध्यान सड़क पे है और आधा ध्यान बातों पर है, तो ये खतरनाक साबित हो सकता है। जी, और वाहन जब आप चलाते हैं तो दूरी भी बिल्कुल बना कर रखें और पार्किंग जब आप करते हैं रात में किसी जगह पर तो जो लाइट होती है उसकी पार्किंग लाइट उसको ज़रूर जला कर रखें ताकि अंधेरे में अगर दूसरी गाड़ी आ रही है तो उसको पता चले और आपकी जो सामने वाले चालक हैं वो भी बिला वजह की जो एक लाइट ट्रिप दी जाती है तो उसका इस्तेमाल नहीं करें तो अच्छा। हॉर्न का भी इस्तेमाल रात में नहीं करें बल्कि ट्रिपिंग लाइट से हम कर सकते हैं। बिल्कुल, और अगर रात में ड्राइव कर ही रहे हैं, आप गाड़ी चलाना ज़रूरी है तो डिवाइडर का आप विशेष ध्यान रखें। जी, डिवाइडर का तो विशेष ध्यान रखें। साथ ही साथ अगर आपने नया बिल्कुल चलाना सीखा है तो हाईवे की तरफ तो ना ही जाएं और कोहरे में, क्योंकि अक्सर करके गाड़ियां जो होती हैं वो एक दूसरे से अगर थोड़ी दूरी बनाएंगे तो बिल्कुल कभी कभी ऐसा होता है बिल्कुल पास आ जाती है जब वो गाड़ी, तब उसकी जो रेड लाइट होती है पीछे की तरफ जलती है वो दिखती है। फिर उसके बाद तो आप शुरू से ही एक गाड़ी की जो स्पीड है उसको नियंत्रित करके चलें कि ऐसा सोच के चलें कि कोहरे में हमारे बिल्कुल ठीक सामने कोई भी गाड़ी आ सकती है। बिल्कुल, तो भाई हम तो यही कहेंगे संगीता जी कि अपनी सुरक्षा अपने हाथ ही होती है, तो जब भी आप सड़क पर वाहन चलाएं तो इसका जरूर ख्याल रखें कि आपको खुद भी सुरक्षित रहना है और साथ ही साथ सड़क पर चलते जो दूसरे वाहन हैं उनकी भी सुरक्षा का ख्याल रखना है। तो कोई लापरवाही आप भी ना बरतें और अगर दूसरा कोई बरत रहा है तो हो सके तो उसे भी समय रहते सचेत कर दें। बिल्कुल, और म्यूजिक भी ना सुने, कार के अंदर बहुत तेज म्यूजिक सुनते हैं। भाई हम यहाँ तो सुन ही सकते हैं, हम स्टूडियो में हैं और अपनी सखियों को भी सुना सकते हैं। एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो। एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो। एहसान तेरा होगा मुझ पर। कहोगे रो लेंगे अब, रो
गम न करो, वो बहते हैं तो बहने दो, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, मुझे पलकों की छाँव में रहने दो, एहसान तेरा होगा मुझ पर। मर भी गए तो देंगे दुआएं, मर भी गए तो देंगे दुआएं, उड़ उड़ के कहेगी खाक सनम ये दर्द मोहब्बत सहने दो, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, मुझे पलकों की छाँव में रहने दो, एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, मुझे पलकों की छाँव में रहने दो, एहसान तेरा मुझ पर। भाई संगीता जी, हमारे कई श्रोताओं ने भी कमेंट लिखा है कि वाहन चलाते समय बिल्कुल सावधानी रखें और नियमों का पालन करें। हमारी एक श्रोता लिखते हैं कि हॉर्न बजाने की जो बुरी आदत है वो हमें ख़त्म कर देनी चाहिए। चौकन्ने होकर गाड़ी चलाएं, लेकिन बिना वजह हॉर्न न बजाएं। और बिल्कुल सही बात है, बिना वजह हॉर्न न बजाएं, जहां ज़रूरत हो वहीं हॉर्न का उपयोग करें। और तो हमारे सभी श्रोताओं को हम धन्यवाद देते हैं जी। और अब चलते हैं रसोई घर की तरफ। बिल्कुल, तो सबसे पहले श्रोताओं को क्या बताएं, मीठा या नमकीन? मीठे से शुरुआत की जानी चाहिए। तो फिर आजकल तो पिन्नी बन रही है। हाँ, मौसम भाई ठंड का मौसम है और ऐसे जाड़े के मौसम में घर में बनी पिन्नी, पौष्टिक पिन्नी का स्वाद है वो स्वास्थ्य तो बनाता ही है, मूड भी अच्छा कर देता है। हम पिन्नी कह लें या आटे के लड्डू कह लें, इसकी सामग्री नोट करें। 1/4 कप गोंद, 2 कप गेहूं का आटा, आधा कप बादाम, आधा कप खरबूजे के बीज, आधा कप किसा हुआ नारियल, सूखा नारियल, 2 कप चीनी का बूरा, 1.5 कप बड़ा घी, 1.5 कप के लगभग घी और 1 चम्मच इलायची पाउडर। अब ये जो सामग्री हैं, जैसे सूखे मेवे वगैरह जो हो गए या इलायची पाउडर, ये अब अपने स्वादानुसार कम या बढ़ा भी सकती हैं। हाँ, विधि नोट करें। पहले गोंद को मीडियम आंच में देसी घी में डालकर एक तरह से तल लें। आधा कप देसी घी डालें और तल लें। ये खिल से जाएंगे। फिर तेज़ आंच ना करें, क्योंकि तेज़ आंच करने पर होगा क्या, ये बाहर से तो फूल जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे। हाँ। तो हल्की आंच पर इन्हें भूनें और हल्का ब्राउन कर लें। अब इसी घी में बादाम काजू भून लें और एक पैन में खरबूजे का बीज भी भून लें। कलर इसका जब तक बदल जाए तब तक इसे जलाना नहीं है, बस हल्का भूरा होने तक भून लेना है। नारियल भी इसी प्रकार हल्का भून लें। अब कढ़ाई में आधा कप घी और डालकर इसमें आटे को, जो आटा है उसे मीडियम आंच पर हल्का सुनहरा होने तक भून लें। घी कम लगे तो थोड़ा और डाल लें, मतलब अंदाज़ा ले लीजिए आप कि अगर आपको लग रहा है कि बहुत सूखा है तो आप उसमें अंदाज़ा अनुसार घी और डाल लीजिए। फिर गोल्डन ब्राउन होने में लगभग 15 मिनट लग जाएंगे। जो गोंद आपने तल ली है घी में, उसे दरदरा करके कूट लें। साथ ही काजू और बादाम भी कूट लें और अलग रख लें। अब काजू के ऊपर, ये जो काजू है वो जब आपके लड्डू बन जाएंगे तो थोड़ा सा ऊपर से सजाने के लिए अलग रख लें। अब सभी को, यानी जो सभी मिश्रण है उसको, और साथ ही साथ नारियल और खरबूजे के बीज को भी डालकर आटे के साथ मिलाएं और
जिसे हम पिन्नी कहते हैं, यानी कि लड्डू की तरह उसे बना लें। और जब ये आप आकार देकर रख लीजिए और काजू लगा के ऊपर से सजाइए, काजू बादाम लगा करके। हाँ, पंजाब में पिन्नी कहते हैं। पंजाब में पिन्नी कहते हैं जी। और अब तो ये तो रेसिपी मुझे लगता है कि हमारी सखियां जरूर इसको बिल्कुल बनाएंगी। और संगीता जी, ये आटे के जो लड्डू होते हैं, खासकर ठंड के मौसम में बच्चों के लिए बेहद पौष्टिक होते हैं। इसमें आप और भी कई तरह के मेवे डाल सकती हैं। सूखा खजूर हो गया, जिसे हम छुहारा कहते हैं, वो भी दरदरा कूट के डाला जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनको उतना ज़्यादा दरदरा नहीं करते, तो आप जैसा भी चाहें वैसा डालकर बना सकते हैं। सूजी वेज टिक्का बताते हैं अपनी सखियों को। मतलब अब एक नमकीन हो गया तो एक चटपटा। हाँ, तो सामग्री इसके लिए लिखें। आधा कप बेसन, आधा कप सूजी, आधा कप दही, आधा पिंच हींग, आधा छोटी चम्मच जीरा, इतना ही हल्दी ले लें और 1/4 लाल मिर्च पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच, और 1 इंच अदरक का बारीक कटा हुआ टुकड़ा, 1/4 कप हरी मटर, और इतना ही फूल गोभी, शिमला मिर्च, गाजर और हरा धनिया भी थोड़ा सा कतर के ले लें। नमक अंदाज से जितना आपको डालना हो। अब इसकी विधि ये है कि आधा कप जो बेसन है आपके पास, सूजी और दही इनको मिलाकर, यानी कि बेसन, सूजी और दही को मिलाकर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मोटा घोल आपको बना लेना है जी। इसमें गुठलियां ना रह जाएं, ये आप देखें। अच्छे से घोलें आधे कप पानी से। जब ठीक से ये घुल जाता है, यानी कि जब इसकी गुठलियां खत्म हो जाएं, तब आधा कप पानी और डालकर इन्हें पतला कर लें। इसमें हींग और लहसुन, अगर आप पसंद करते हैं तो लहसुन भी डाल सकते हैं, और तो 1 छोटी चम्मच लहसुन का पेस्ट डाल दें। इसमें जीरा, हल्दी, मिर्च, अदरक जो आपने ली है, हरी मटर के दाने, गोभी छोटी छोटी कटी हुई, शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, और गाजर, यानी कि जो सब्जियां आपने ली हैं ये बारीक कटी हुई, इन्हें भी आप सब मिला दें इसमें। और स्वाद अनुसार जितना भी नमक आप खाते हैं डालें, इसमें मिला लें ठीक से थोड़ा सा, और हरा धनिया भी इसमें डालें, और लगभग 2 कप या 2.25 कप पानी इसमें और डाल दें, जिससे कि थोड़ा सा पतला हो जाए। और इसको गाढ़ा फिर आपको कुक करना है, और लगभग 8 मिनट आप इसको कुक करेंगे तो देखेंगे कि थोड़ा सा ये ठीक से जमने लगा है। और एक ट्रे को ग्रीस कर लीजिए, इसमें आप फैला दीजिए। 10-15 मिनट इसे सेट होने दें, और फिर चौकोर काटकर ब्राउन होने तक इसे शैलो फ्राई आप कर सकते हैं। फिर चटनी से खा लीजिए, या तो फिर आपके जो घर में रखी रहती है सॉस, उससे भी खा सकते हैं। तो ये बच्चों को भी बहुत पसंद आता है। और इसमें जो सब्जियां आपने डाली हैं वो अपने अनुसार, अपने स्वादानुसार आप कम या बढ़ा सकती हैं। शलजम, हाँ, हटा भी सकते हैं। शलजम हो गया, उसे मिला लीजिए। बीट रूट हो गया, उसे मिला लीजिए। कलर भी आएगा, पालक भी आप डाल सकते हैं, एक कलर भी आएगा। और जो बच्चे आनाकानी करते हैं सब्जियां खाने में, बड़े चाव से खाएंगे इस टिक्की को। और बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं जो शिमला मिर्च नहीं खाते, तो आप नहीं चाहते तो आप मत डालिए उसमें। और अब गीत सुन ले। हाँ, चेहरे से हटाऊं कैसे, मैं निगाहें तेरे चेहरे से हटाऊं कैसे, लुट गए होश तो फिर होश में आऊं कैसे, मैं निगाहें तेरे चेहरे से हटाऊं कैसे, मैं निगाहें। छा रही थी तेरी महकी हुई जुल्फों की घटा, तेरी आँखों ने पिला दी तो मैं पीता ही गया। तौबा 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 तौबा, वो नशा है कि बताऊं कैसे,
कैसे मैं निगाहें। शोख नजरें ये शरारत से ना बाज आएंगी, कभी रूठेंगी, कभी रूठेंगी, कभी मिल के पलट जाएंगी, तुझसे निभ जाएगी, निभ जाएगी, तुझसे निभ जाएगी, मैं इनसे निभाऊं कैसे मैं निगाहें तेरे चेहरे से हटाऊं कैसे। लुट गए होश तो फिर होश में आऊं कैसे मैं निगाहें तेरे चेहरे से हटाऊं कैसे मैं निगाहें। भाई संगीता जी, जब रसोई घर में काम करें ना, और जब आप कुछ खास पका रहे हो, हाँ, तो अपना ध्यान और अपनी आंखें उस मतलब रसोई घर से हटाइए मत, वरना कुछ का कुछ बन जाएगा। हाँ, कई बार हम लोग गाने सुनने में भी बिजी हो जाते हैं। आप क्या बताएंगे? अब हम बिल्कुल निगाहें नहीं हटाएंगे और हम आगे बताएंगे मक्के के आटे का डोसा, जिसे पोरस डोसा भी कहा जाता है। हाँ। तो जल्दी से सामग्री नोट की जाए। 1 कप मक्के का आटा, 1/4 कप गेहूं का आटा, 1 छोटी चम्मच जीरा, नमक आधा छोटी चम्मच या स्वाद अनुसार, साथ ही साथ लाल मिर्च पाउडर स्वादानुसार, धनिया पाउडर 1 छोटा चम्मच, 1 चम्मच हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट, ये भी आप स्वादानुसार ले सकते हैं, हल्दी पाउडर, नमक और थोड़ा हरा धनिया कटा हुआ। हाँ। अब विधि नोट करें। मक्के के आटे और गेहूं के आटे को थोड़ा थोड़ा पानी डालकर घोलें। 2 कप पानी डालें और पतला घोल मिलाएं, बना लेना है। जो पिसे हुए मसाले हैं उन्हें भी घोल में डालकर एक तरह से मिक्स कर लें, साथ ही नमक डालकर मिलाकर रखें और इसमें हरी धनिया भी डाल दें। अब इसे 15 मिनट के लिए आप ढक कर साइड में रख दें और तवे पर थोड़ा तेल डालकर उस पे तेल बिछा लीजिए और उसमें 1 चम्मच बड़ा भर ये जो आपने मिश्रण बनाया है वो डालिए और उसे सीखने दीजिए। और फिर आगे की जो उसके जैसे हम डोसे पे जो स्टफिंग लगाते हैं ना, जो सब्जी लगाते हैं, हाँ, वो डालकर आप परोस सकती हैं। हाँ। और ये जो सब्जी बनेगी, जो स्टफिंग बनेगी, वो कैसे बनेगी संगीता जी? वो स्टफिंग देखिए, इसके साथ स्टफिंग भी बननी है और साथ ही साथ चटनी भी बननी है। तो स्टफिंग के लिए एक पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल डालकर, उसमें यानी कि तेल है तो या तो घी है वो आप डाल करके, और उसमें 1/4 चम्मच सरसों के दाने, थोड़ा जीरा और 10-12 करी पत्ता डालकर आप उसको चटका लें और इसमें 1 चम्मच अदरक, हरी मिर्च का पेस्ट, सब भुन जाने पर आधा कप हरी मटर के दाने अगर आपको पसंद हैं तो, नहीं तो आप मन मुताबिक अपनी सब्जियां रख सकते हैं। आधी पिंच हींग, थोड़ा सा यानी 2 टेबलस्पून तक आप पानी डालें इसमें, ताकि अगर आपने मटर डाली है तो वो मटर अच्छी तरह से कुक हो जानी चाहिए, उसमें पक जानी चाहिए। इसमें 1 टमाटर भी डाल दें बारीक कटा हुआ, नमक डालें, हल्दी पाउडर, इसे भी ढककर अच्छे से पका लें। 4 बॉयल आलू आपको छील कर ले लेने हैं, यानी उबले हुए आलू, उनको आप थोड़ा सा मैश कर लीजिए और फिर इसमें डालकर थोड़ा धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच अमचूर पाउडर, चाट मसाला अगर आपके पास है तो वो भी डाल सकते हैं, अमचूर पाउडर फिर आपको स्किप कर देना है और 2 मिनट के लिए फिर आप भून लीजिए। ज़्यादा बड़े बड़े आलू के टुकड़े ना हो जिसमें कि जब आप उन्हें स्टफिंग्स में भरेंगे तो वो फटने नहीं चाहिए। तो अब इन सबको भून करके आपको उतार लेना है। और जब आप जो डोसा है वो बनाएं तो जब डोसा पक जाए तो उस पर ये स्टफिंग रखिए, सब्जी रखिए और उसे गर्मा गर्म हरी चटनी के साथ परोसिए या लाल चटनी के साथ परोसिए। हाँ, या एक चटनी बता देते हैं। बताइए जी। आधा कप भुने छिले मूंगफली की चटनी आप बना सकते हैं। भुनी छिली मूंगफली आप ले लें आधा, और 1/4 इसमें चने के दाने या दालिया मिला सकते हैं, थोड़ी सी हरी मिर्च और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा, धनिया और नींबू का रस, थोड़ा सा पानी डालकर इसे पीस लीजिए। इसमें तड़के के रूप में आप डाल दीजिए थोड़ी हरी धनिया की पत्ती भी इसमें डाल सकते हैं, सरसों और करी पत्ता, बस डालकर आप उसमें बघार लगा दीजिए। बघार लगाने के
बाद गरम गरम डोसे के साथ, चटनी के साथ सर्व करिए, खुद भी खाइए और परिवार को भी खिलाइए, और साथ ही साथ बैकग्राउंड में रेडियो बजाना मत भूलिए। फिलहाल हम सभी से विदा लेते हैं। आप सभी को आकांक्षा सिंह और संगीता श्रीवास्तव का नमस्कार।